ठीक है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ लें बाबू, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना, लगभग 24 लेक्चर उसका है, ठीक है ना। तो वो आपको यूट्यूब पे 21 को मिल जाएगा, 3 को प्राइवेट किया हुआ, ठीक है ना, वो भी आपको मिल जाएगा, पेड करोगे वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग नया चैप्टर है बाबू, ठीक है ना, ये नया चैप्टर है। तो ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है बाबू, इसका पूरा का पूरा रिलेशन किससे है, इंडिफिनिट से। अगर आपको इंडिफिनिट आता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो डिफिनिट आपके लिए चटनी है, ठीक है ना। अगर इंडिफिनिट नहीं आता बाबू तो डिफिनिट मत पढ़िए, नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसमें हमको कुछ करने नहीं रहता, कुछ करने नहीं रहता, ठीक है ना। जितना डिफिनिट में पढ़ा है, जितना इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है ना, यार उस क्लीन नहीं आ रही है नजर, थोड़ा एथी करिए ना फिर। नहीं सर, नहीं सर क्लीन आ रहा है ठीक है। सर। अरे सर यार ठीक इतना तो है। क्लीन आ रहा है, अब कितना क्लीन बाबू चाहिए? 150 आप अपना नेटवर्क देखे ना, 150 Mbps का स्पीड है बाबू, आपको सुबह भी बोले थे, ठीक है ना। लास्ट में दिखा देंगे, याद नहीं रहता लास्ट में दिखाने का, ठीक है ना, थोड़ा कुछ देखिए अपना, ठीक है बाबू। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए बाबू आपको इंडिफिनिट आना चाहिए, अगर आपको इंडिफिनिट नहीं आता तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर आपको, जैसे आपको हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया तो क्यों पढ़ाया वो बताएं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया तो उसमें हमको क्यों इसका जरूरत पड़ा वो आप बताएं। उसी तरह बाबू इसको हम शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है ना। इसका हमको क्यों जरूरत पड़ा बाबू, वो पहले आपको बताएंगे ताकि आपको क्या हो, ठीक है ना, ताकि आपको क्या हो, म्यूट हो जाओ, ठीक है ना। आपको बाबू इसको हमको डिफिनिट, सर म्यूट हो म्यूट जाओ कर। बाबू, रिक्वेस्ट करें बाबू, म्यूट हो जाओ, ठीक है ना। लिंक भी अच्छी हो जाता है ना, टूट जाता है ना, पढ़ाने का लाइट टूट जाता है, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन बाबू आपको हमको, ठीक है ना, हमको ये क्यों जरूरत पड़ा वो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। आपका इसका हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसका डिफिनेशन लिखाएंगे, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह लिखाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 को क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 को क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, ये कुछ एक ग्राफ है, इधर मेरा क्या एक्स एक्सिस है और इधर मेरा क्या बाबू वाई एक्सिस है, ठीक है सर। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसकी कोऑर्डिनेट मान लो, इसकी कोऑर्डिनेट मान लो कितने बाबू 2 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट अगर माना हुआ हो तो 1 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। एक दूसरा ग्राफ लेते हैं बाबू, एक दूसरा ग्राफ लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा ग्राफ ले लेते हैं। मान लो ये कितना है 0 है, ये 2 है, इसकी हाइट क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते बाबू, आपको हम ये बता रहे हैं कि डिफिनिट हमको क्यों जरूरत पड़ा, अगर डिफिनिट नहीं रहता तो हमारे लिए क्या समस्या क्रिएट होता है, जो समस्या क्रिएट होता है उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक मान लेते बाबू इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, नहीं हो सकता y बराबर एफ ऑफ एक्स, कुछ हो सकता है साइन एक्स प्रोसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। और यहाँ से एक रीजन दिया हुआ है, ये बाबू क्या दिया हुआ, एक रीजन दिया हुआ ए और बी, ठीक है, ठीक है। इधर आपका क्या होगा एक्स एक्सिस होगा, हम सिचुएशन ले रहे हैं, 3 को सिचुएशन ले रहे हैं ना। तो अगर आपको बाबू इसका एरिया निकालना चाहे, 27 के डेट निकालता यार, ठीक है बाबू, अगर इसका आपको एरिया निकालना चाहे, इसका एरिया निकालना चाहे बाबू, ठीक है ना, इसका अगर आपको एरिया निकालना चाहे बाबू, शांत रहिएगा या तो फिर हम रिमूव कर दें, सर बताइए। हमको होस्ट बना दीजिए ना सर, हम संभाल लेंगे सर। चलिए ठीक है बाबू, पढ़िए समझे, है ना। अगर बाबू इसका एरिया हमको निकालना कहता है, ये मेरा शेप कैसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल शेप ना दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप नहीं दिख रहा। तो अगर इसका एरिया निकालना कहे बाबू, इसका एरिया अगर निकालना कहे तो कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस तुम्हारा 1 है, हाइट ये मेरा कितना आएगा 2 यूनिट है, ये 2 कोऑर्डिनेट है तो 2 हो गया, है ना, ठीक है सर। तो इसका एरिया कितना है, नहीं है किया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। पढ़ो ना थोड़ा, ठीक है ना, पढ़ो शांति से। इसका एरिया कितना है बाबू 1 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है सर। कोई यहाँ तक दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा, म्यूट इसीलिए नहीं ना किए हैं। अगर इसका एरिया निकाले तो ये मेरा कैसा शेप है, ये रेक्टेंगल शेप, ये मेरा क्या वो रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो इसका अगर एरिया निकालना कहे, इसका अगर आपको कहे कि एरिया निकालिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ बाबू, ठीक है ना, लेंथ इंटू क्या होगा ब्रेथ बराबर कितना होगा 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। लेकिन अगर ये शेप दे दिया जाए, आप कहेगा इस शेप का एरिया निकालिए, इस शेप का एरिया निकालिए बाबू, तो ये मेरा डिफिनिट शेप है ये नहीं है। यहाँ रेक्टेंगल था तो मेरे पास फॉर्मूला है, यहाँ ट्रायंगल था तो मेरे पास फॉर्मूला, यहाँ रेक्टेंगल है तो मेरे पास फॉर्मूला, लेकिन ये शेप का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। ये शेप का मेरे पास बाबू क्या फॉर्मूला है ये नहीं है। तो इस टाइप का शेप बाबू जो मेरा क्या हो, वैसा शेप जो क्या हो डिफिनिट शेप हो, लेकिन उसका मेरे पास फॉर्मूला क्या हो नहीं हो, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर आपको एरिया निकालना रहेगा, इस टाइप के फिगर को बाबू, इस टाइप के अगर फिगर का आपका एरिया निकालना रहेगा तो आपको लिए क्या होगा, एक सिचुएशन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो इसी टाइप के फिगर के लिए, ठीक है ना, इसी टाइप के फिगर के लिए बाबू हम लोग किसका सहारा लिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन का सहारा लिए, ठीक है ना। मतलब इसका एरिया निकालना रहे, ऐसा ऐसा बहुत सारा फिगर हो सकता है। जैसे मान लो ऐसा ऐसा क्या हो सकता है बाबू, इस तरह से फिगर दे दे आपको,
ऐसा ऐसा बहुत से सारा फिगर हो सकता है, ठीक है ना, जो एक क्या हो डिफिनिट शेप में ना हो, ठीक है ना, एक मेरा फार्मूला वाला शेप में ना हो। तो इस टाइप का एरिया निकालने के लिए बाबू हम लोग किसका सहारा लेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, ठीक है ना। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन मेरा क्या बताता है? डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा, मान लो कोई डिफिनिट आएगा बाबू, जैसे इंटीग्रेशन को हम लोग सोल्व किया, जैसे मान लो x इंटू डी एक्स है, अगर ये मेरा इस इंटीग्रेशन, ये मेरा क्या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा, मान लो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, इसको इंटीग्रेट कर एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो उसी तरह बाबू डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आपको आएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है, उससे हमको क्या जानकारी मिलेगा? डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा उससे हमको एरिया की जानकारी मिलेगा, ठीक है ना। क्या जानकारी मिलेगा बाबू? एरिया की जानकारी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका यूज हम लोग जनरली डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज हम लोग क्या करते हैं बाबू? दिया हुआ जो कर्व रहेगा उसका एरिया निकालने में करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मेन यूज कहाँ होगा? एरिया निकालने में। अब हम सर आप हम अपने बात को सत्यापित कीजिए, ठीक है ना, प्रूफ कीजिए कि कैसे ये एरिया निकले। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट हो गया सर आपका। एक कॉल आ गया था इसीलिए हो गया होगा, है ना। कॉल आता तो म्यूट हो जाता बाबू, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें। जो डिफिनिट इंटीग्रेशन देगा वो मेरा क्या देगा? एरिया देगा। जैसे मान लेते हैं बाबू, जैसे मान लेते हैं अगर मान लो क्या y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, बराबर क्या मान लो 1 मान लो, ठीक है। y बराबर एफ एक्स बराबर 1 मान लेते, कोई कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो अगर इसका आप ग्राफ ड्रा करोगे बाबू, इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे, पहले म्यूट, चलिए बाबू, ठीक है। अगर हम क्या आपको बता रहे हैं, जैसे मान लेते y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर 1 लाइन कैसा होगा आपको हम ये अब आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। जो डिफिनिट इंटीग्रेशन देगा वो मेरा एरिया देगा, उसी को हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। तो y बराबर 1 लाइन कैसा होगा बताओ? अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाओगे तो ये तुम्हारा कितना होगा? एक्स एक्सिस होगा, या तुम्हारा कितना होगा? y एक्सिस होगा। हाँ सर, तो y बराबर 1 लाइन यही होगा ना बाबू, है ना, ठीक है सर। अब y बराबर 1 लाइन ये हो गया, y बराबर मान लो ये यही ना 1 होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो ये y बराबर कितना होगा? 1 लाइन होगा। अब इसमें आपको हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इतना जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, इतना जो x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, और ये x बराबर 2 हो गया, और ये y बराबर 1 हुआ। तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है बाबू, इसका एरिया कितना होगा? ठीक है, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया अगर x बराबर 1 है, x बराबर 2 है बाबू, तो ये लेंथ कितना हो गया? 1 हो गया, हाइट 1 हो गया। तो इसका एरिया आपको कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 बराबर कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें, अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट, ये तो मेरा क्या निकल गया? फिगर के थ्रू निकल गया, ठीक है सर। तो अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें, है ना, और इंटीग्रेशन से जो अगर वैल्यू आ जाए, अगर वह भी वैल्यू बाबू, वह भी वैल्यू अगर तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर आ जाए या 1 मीटर आ जाए, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या बताएगा? एरिया को बताएगा। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, इसीलिए आपको म्यूट नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें बाबू, इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट इसको करें y बराबर y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो y बराबर इसको अगर इंटीग्रेट करें बाबू, सब में इंटीग्रेशन लगा दो, 1 इंटू डी एक्स बराबर कितना होगा? 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, तीनों बराबर है, तो कोई अंतर है नहीं। अब इंटीग्रेशन आपको हम कहाँ से कह रहे हैं? देखो एरिया में बाबू, एरिया कोई भी मान लो आपका खेत है गाँव में, तो गांव का खेत है बाबू, तो उसका आपको एरिया अगर निकालना है तो उसमें बाउंड्री रहेगा ना जी। बिना किसी भी चीज का अगर आपको एरिया निकालना रहता है बाबू, तो उसका बाउंड्री जरूर रहेगा कि आपको इतने से इतने बीच के खेत के बीच एरिया निकालना है। जैसे राम और श्याम के खेत के बीच का एरिया निकाले तो बाउंड्री दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको कह रहे इस जो घिरा हुआ क्षेत्र बाबू, इस क्षेत्र का एरिया निकाले, तो इसका बाउंड्री क्या है? एक यहाँ है और एक यहाँ, इसी के बीच में ना। तो एक्स बराबर क्या है बाबू? ये जो लाइन है, तो हम लोग x बराबर 1 होगा ना, और x बराबर 2 के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे बाबू, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे। बताएंगे फिर थोड़ा सा देर में बताएंगे, ठीक है ना। इसको हम लिमिट कहते हैं। ये नीचे हो गया ना, ये क्या है? इंटीग्रेशन के नीचे, तो इसको लोअर लिमिट, और इंटीग्रेशन के ऊपर है तो इसको हम लोग अपर लिमिट कहेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो अब देखो इसका अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे बाबू, समझ में आती है बात? तो ठीक है,
1 इंटू डी एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? तो 1 का इंटीग्रेशन बताएं, एक्स होता है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा ना जी, सूर्य से बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, लिमिट पुट कर देते हैं। इसको हम आपको सोल्व करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 से 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अब क्या करते हैं बाबू, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपर लिमिट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। मतलब क्या, ये जो फिगर आया इसका एरिया निकालेंगे कैसे? रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के 1 मीटर स्क्वायर। और जब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट किए बाबू, लिमिट देकर तो उसकी वैल्यू भी कितनी आई? 1 आई। यहाँ से ये कैसे हुआ थोड़ा देर में बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग पहले कोई भी इंटीग्रेशन रहेगा तो उसको इंडिफिनिट तरीके से इंटीग्रेट करना, जो हम लोग पीछे 25 लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है ना। उसके तरह से क्या करना, इंटीग्रेट करना। उसके बाद क्या कर देना, अपर लिमिट कर देना, माइनस लोअर लिमिट कर देना, बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 2 धरती है, माइनस लोअर लिमिट, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका एरिया निकाले, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आया तो 1 आया, और इसको जब इंटीग्रेट करके निकाले बाबू तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करा? एरिया। तो यहाँ भी 1 जो है बाबू, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ आप कुछ भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। मान लो f(3) ले लेगा तो बाई की वैल्यू यहाँ क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू लेके चेक करोगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा बाबू ध्यान देना, मेरा क्या चीज को बताता है? एरिया बताता है। जो दिया हुआ फंक्शन रहेगा, वो जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो वो फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, जैसे बाई बराबर अगर मान लो एफ ऑफ एक्स, बाई बराबर क्या बाबू, कितना समझाए? बाई बराबर मान लो कि मेरा क्या एक्स स्क्वायर है, तो बाई बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? बाई बराबर एक्स स्क्वायर का पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू बाबू बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मैं बताएंगे, पैराबोला कर्व ट्रेसिंग आएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर है बाबू, अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दियो, इसको इंटीग्रेट कर दोगे और एक लिमिट बैठा दोगे, तो जो बाई बराबर एक्स स्क्वायर है ना, ये कर्व, इसका एरिया निकल जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा ना बाबू, वो मेरा क्या दे देगा? एरिया दे देगा, ठीक है। तो हमको इतना देर का लेक्चर, 20 मिनट लेक्चर का मेरा कंक्लूजन यही निकला कि जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन देगा तो उसका जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा 1, 2, 4, 5, वो मेरा वैल्यू क्या बताएगा? वो मेरा वैल्यू क्या बताएगा? एरिया अंडर कर्व बताएगा। मतलब क्या, जो दिया हुआ फंक्शन रहेगा, ठीक है ना, उससे जो क्षेत्र घिरेगा उसका क्या जानकारी देगा? उसके एरिया के बारे में बताएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है तो ठीक है। सर कितने बजे से क्लास चल रहा है? 6 बजे से? 6:10 से। सर लिंक तो अभी आया है सर। अभी कैसे जाएगा बाबू? 2 मिनट पहले आया है सर। ये से चल रहा सर है। अभी चैनल का नाम क्या है? चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी गया तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। आप नेट अभी ओपन किए होंगे इसलिए अभी गया आपके पास, ठीक है ना। नो सर, मैं सर अभी आया है। अच्छा ठीक है, तो पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं छूटा, ठीक है ना। छूट गया है सर। सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? बाबू पढ़ लो ना, सब लास्ट में दिक्कत है। 5:55 में भी गया था, कहाँ था? सर म्यूट कर दीजिए सर सबको। अच्छा ठीक है बाबू, म्यूट नहीं कर रहा ना, कि आप लोग थोड़ा सही से पढ़ो, ठीक है ना। अभी इतना दिन से पढ़ रहे हो तो क्या म्यूट कर, अच्छा नहीं लगता। तो अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनीशन लिखना कहे बाबू, तो कैसे लिख देंगे? कि इसका अगर डिफिनीशन लिखना कहे बाबू, डिफिनिट इंटीग्रेशन, अब आप लोग लिखते चलो। डिफिनीशन लिखना कहे बाबू तो कैसे लिखोगे? इफ, देखो कैसे करोगे बाबू। मान लो मेरा क्या है, कोई स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना, समझा ही देते। स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेट करो बाबू, स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, तो इसको इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ आएगा। अरे मानो ना एफ ऑफ एक्स की जगह मान लो कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। हाँ सर, तो उसको हम जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आया बाबू, उसको हमने मान लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, यहाँ तक अभी क्या है मेरा? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। और इसी में बाबू, इसी में 2 को वैल्यू पुट कर देगा। इसका पुच्छी में मान लो कुछ वैल्यू ए मान लेते हैं, इसका अपर में सर पे कुछ वैल्यू बी मान लेते हैं बाबू। तो ए बी को छोड़कर अभी तक ये मेरा क्या इंडिफिनिट है। जैसे इसमें बाबू एक लोअर में वैल्यू लगा दोगे, एक अपर में वैल्यू लगा लोगे, तो इसको हम लोग कहेंगे लोअर लिमिट और अपर वाले को कहेंगे अपर लिमिट। तो जैसे यहाँ पे 2 को वैल्यू अगर फिक्स कर दोगे, मतलब क्या, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है किसके बीच? ए और बी के बीच में। ये तुम्हारा क्या कन्वर्ट हो गया? डिफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। लिमिट लगा दिया, डिफिनिट इंटीग्रेशन, बिना लिमिट का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे सिचुएशन को सोल्व करेंगे? यहाँ पे कैसे, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है,
लेकिन अगर ए भी हमने लिमिट लगा दिया तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसको इंडिफिनिट तरीके से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या कर दें बाबू, यहाँ पे लोअर लिमिट जो यहाँ रहेगा उसको यहाँ पे पुट कर देना, और जो यहाँ रहेगा उसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, बराबर। यहाँ तक तो आपको समझना। सर इसमें प्लस सी नहीं आएगा? बता रहे हैं ना, सब बता रहे हैं ना, सब ठीक प्लस सी है नहीं आएगा? ना, आएगा 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 आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है बाबू। अब ये उसके बाद क्या करना है, इसके बाद ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, जहां जहां एक्स रहेगा, जहां जहां एक्स रहेगा बाबू वहां अपर लिमिट पुट कर देना। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ एक्स है ना, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे बाबू, अपर लिमिट एफ ऑफ बी पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है सर। फिर माइनस लिखना, क्या करना बाबू, लोअर लिमिट पुट करना, एफ ऑफ ए पुट कर देना। तो यही मेरा क्या हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनीशन हो गया, ठीक है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। तो इसको अगर एक लाइन लिखना चाहेंगे बाबू तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिमिटेड टू बी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, ठीक है ना, इज कॉल्ड। अभी थोड़ा सा लिटरेचर लिख देते हैं, मेन हमको इतना ही से मतलब है, लेकिन लिटरेचर भी लिखना है ना। इज कॉल्ड, बता रहे हैं बाबू कि सी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, आप लोग अकबक आइए मत, ठीक है ना। इज कॉल्ड द डिफिनिट इंटीग्रेशन, इज कॉल्ड द डिफिनिट इंटीग्रेशन, इज कॉल्ड द डिफिनिट इंटीग्रेशन, या डिफिनिट इंटीग्रल कर दो बाबू, डिफिनिट इंटीग्रल किसका बाबू, ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ये मेरा क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल किसका, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का ना, स्मॉल एफ ऑफ एक्स बिटवीन, इंक भी खत्म हो गया, बिटवीन। अब डिफिनिट है ना बाबू, तो वहां पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो बिटवीन बाबू, बिटवीन द लिमिट ऑफ कहां से कहां तक, बिटवीन द लिमिट ए एंड बी, ठीक है, ठीक है। इतना इज कॉल्ड क्या, डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ स्मॉल एफ ऑफ एक्स बिटवीन द लिमिट ए एंड बी, ठीक है। तो इसको हम लोग वेयर बाबू एक लाइन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वेयर ए की जो वैल्यू है बाबू इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोअर लिमिट पढ़ते हैं। ए जो होता है बाबू उसको हम लोग लोअर लिमिट पढ़ते हैं, और बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, अपर लिमिट पढ़ते हैं, अपर लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या बाबू, डिफिनीशन है, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना। डिफिनिट इंटीग्रेशन हमको कुछ नहीं पढ़ाना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को इंडिफिनिट तरीके से सोल्व करेंगे, सिर्फ लास्ट में लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, हो गया मेरा चैप्टर, ठीक है, ठीक है सर। तो एक लाइन आगे अगर इसमें लिखना चाहें बाबू, एक लाइन और आगे हम लिखना चाहें तो डिफिनिट इंटीग्रेशन मेरा क्या देता है, क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व को बताता है। एफ ऑफ 2x रहता तो सर बाबू सब आएगा, 2x 3x सब आएगा, आप टेंशन, हमको ये जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म है ना, 2x 3x सब आएगा, सब बर्दाश्त कीजिए ना। एक लाइन अगर लिखना क्या बाबू, इट रिप्रेजेंट, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या बताता है बाबू, इट रिप्रेजेंट एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ये क्या बताता है बाबू, एरिया अंडर कर्व के बारे में हमको जानकारी देता है। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू डेट इज अगर करें बाबू, इंक डालना पड़ेगा जी, डेट इज करें बाबू, तो जैसे मान लो क्या है तुम्हारा, एक अगर ग्राफ ले लेते हैं बाबू, मान लो इस तरह से कोई ग्राफ है, y बराबर एफ ऑफ एक्स ग्राफ है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये आपका कितना हो गया बाबू, y कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ से अगर ए बी है बाबू, ये मेरा क्या है, ए कोऑर्डिनेट मान लो और ये बी मान लो, y बराबर एफ ऑफ एक्स का कुछ फोटो बनेगा, कुछ इमेज बनेगा, मान लो ऐसा फोटो बनेगा, कैसे फोटो बन गया, तो क्या कह रहा है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है बाबू, और x बराबर ये मेरा लोअर लिमिट है, x बराबर अपर लिमिट, और x एक्सिस से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, मतलब क्या सर, y बराबर एफ ऑफ एक्स, x बराबर a, x बराबर b, और x एक्सिस से कौन सा क्षेत्र घिरेगा बाबू, कौन सा एरिया कर्व होगा, यही ना रीजन क्या होगा, यही ना रीजन बाउंडेड होगा बाबू, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये है, ठीक है ना, यही मेरा इसका क्या देगा, एरिया देगा, एरिया देगा, ठीक है बाबू। तो अगर इसको लिखना चाहो कि अगर कहीं भी आपको अगर ऐसे दिख जाए, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ए से बी है बाबू, ठीक है, तो
इसका मतलब क्या होगा बाबू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया अंडर कर्व। ठीक है ना, इसको लिटरेचर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, इस कर्व है ना बाबू, एरिया अंडर कर्व ऑफ फंक्शन कौन सा बाबू, एरिया अंडर कर्व ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यही ना एफ ऑफ एक्स फंक्शन है बाबू। तो इस फंक्शन से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना, एरिया अंडर कर्व ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ऑफ कोऑर्डिनेट कौन बाबू, ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी, और क्या बाबू, एंड एक्स एक्सिस। इस जब भी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या कहता है, बाई बराबर एफ ऑफ जो कर्व है और जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, और जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल एलिमेंट जो है वो चारों से घिरा हुआ जो क्षेत्र बनेगा वही मेरा क्या बताएगा, एरिया को बताएगा। ठीक है ना, यही मेरा ये मेरा एरिया की जानकारी देगा। ठीक है, तो इतना लाइन लिखिए। हम आपको बता रहे हैं ना कि मेरा सी कहाँ गायब होता है। ठीक है ना, सी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, बता रहे हैं कि सी मेरा कहाँ गायब होता है। इंक थोड़ा डाल लेते हैं ब्लैक वाले में, लिखिए। किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछिए। सर धुंधला दिख रहा है। दिखाई ठीक दे रहा है सर। धुंधला दिख रहा है तो निकल जाओ। वैसे मत बोलो बाबू, सब आपस में देखिए बाबू, नेटवर्क इशू होगा, ऐसे तो गलत नहीं आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है। आप लेट से आए ना, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा क्या जी? बाबू जिसका फर्स्ट क्लास है उसको तो खैर कुछ समझ ही में नहीं आएगा, जो रेगुलर कैंडिडेट है उसको तो बहुत कुछ समझ बहुत मस्त समझ में आता है सर। यस सर, अभी भी जुड़े हैं तो भी। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। ब्लर दिख रहा है क्या? हमको तो नहीं लगा, पता नहीं, नेटवर्क भी तो सही है सर। नहीं सर, नहीं सर, ठीक दिख रहा है। क्लीन है सर, ग्रुप में दिए हैं। अच्छा ठीक है बाबू, इतना लिख लें आप लोग। सर एक बार नीचे वाला पढ़िएगा तो वीडियो क्लीन आ रहा है। एक बार नीचे वाला पढ़िएगा सर। बाबू एरिया अंडर कर्व ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एरिया अंडर कर्व ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ये हम इसको एक्स बराबर क्या कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट से एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी, और कौन सा बाबू, और एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अच्छा समझ में आ रहा है सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, आपको आप बार बार पूछ रहे हैं ना मेरा सी कहाँ गायब होता है। ठीक है ना, देखिए आपको सी वाला बताइए देते, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे इसमें एक कंसेप्ट बताएंगे। अभी इसमें हमको कंसेप्ट बताना। देखो बाबू, सी कहाँ गायब होता है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बदनाम हुआ सी के कारण। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे बदनाम हुआ बाबू? सी के कारण। और डिफिनिट में सी मेरा छुप से नहीं गायब हो जाता है। देखो कैसे गायब हो जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मान लो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा सर, अब प्लस सी होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो कोई भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा ना, तो पहले उसको इंडिफिनिट तरीके से सोल्व करना, जो 25 लेक्चर में बताएं। ठीक है ना, आप उसी में क्या कहेगा बाबू, इसी में आपको क्या कहेगा, एक वैल्यू बैठाएगा, लिमिट बैठाएगा, कहेगा कि इसको 3 से 4 के बीच में इंटीग्रेट कीजिए। 3 4 नहीं है, इंडिफिनिट। यहाँ इसके पैर में और सर में बांध दिया, पैर में झुंझुना बांध दिया, सर पे बांध दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? डिफिनिट। तो देखो ये मेरा क्या हो गया? अब डिफिनिट, तो इसको लोअर लिमिट आ गया, अपर लिमिट आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? डिफिनिट हो गया। तो आपको क्या बताएं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स को हमने पहले क्या किया? इंडिफिनिट तरीके से इंटीग्रेट करोगे, ये आएगा। अब इसको हमको क्या करना है? डिफिनिट का कंसेप्ट लगाना है, तो बड़ की ब्रैकेट देंगे बाबू। ठीक है सर, लोअर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, तो लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे बाबू? क्या बताएं कि जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट रखो, ठीक है ना, और फिर माइनस लिखो, और फिर जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट रखो। तो यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट रखेंगे बाबू। तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी कांस्टेंट है ना, तो सी में थोड़ी रखना है, सी में ना रखना है, ठीक ना, एक्स में रखना है, वेरिएबल जो रहेगा। तो प्लस सी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। फिर माइनस देंगे बाबू, जैसे माइनस दिए, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो देखो कितना होगा? 3 स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, माइनस है ना, ठीक है, माइनस देंगे और प्लस सी करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, और नहीं तो आगे पढ़ो। माइनस के लिए दिक्कत है सर। अच्छा सर।
क्या दिक्कत हुआ? -3²/2 अरे अपर लिमिट, यस सर समझ गए। अरे फिर x की जगह लोअर लिमिट रखो ना, तो 3 का स्क्वायर बटा 2 प्लस c है तो c ना देंगे। ठीक है ठीक है, अब इसको सोल्व करो बाबू। तो 16/2 8 हो गया, अब प्लस c माइनस, ये कितना हो जाएगा? 9/2 आ जाएगा, 9/2 प्लस c। ठीक है सर। यस अब इसको थोड़ा सोल्व करो बाबू। तो 8 प्लस c और -9/2 और माइनस c, माइनस से गुना करोगे ना जी। ठीक है सर। तो e माइनस सी प्लस सी क्या होगा? गायब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 8 - 9/2, 8 बने 16, 7/2 आ जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या देगा बाबू? एक डिफिनिट वैल्यू आएगा। यहाँ 7/2 का है, बोलो। सर सी लिखना जरूरी है सर, सी नहीं विदाउट सी नहीं चल सकते। अरे बाप मेरे, हम आपको बता रहे हैं ना कि सी मेरा कहाँ गायब होगा, जो ना अभी समझा रहे हैं। सी लिखना नहीं, यहाँ हम लिखें सी। समझिए, मैंने शुरू से आप लोग समझवे नहीं करते हो, कैसे पढ़ते हो जो समझ और तो चिंता ही नहीं है सर ये सब। आप सही बता रहे हैं सर। चलो बाबू ठीक है। आपको हम ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि डिफिनिट में इसका नाम डिफिनिट क्यों पड़ा, ये बताना चाह रहे हैं। इसमें इंडिफिनिट में इंडिफिनिट क्यों नाम पड़ा? इस सी के कारण इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बांट दिया गया। डिफिनिट, जिसमें इंडिफिनिट जहाँ पे सी आ गया उसको इंडिफिनिट, और यहाँ जहाँ पे सी नहीं आएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? डिफिनिट नाम देंगे। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व किए बाबू, हमने सी लिया, लेकिन अल्टीमेटली जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो सी मेरा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है ना, गायब हो जाता है। और एक मेरा 7/2 क्या आया? एक डिफिनिट वैल्यू आया, एक डिफिनिट वैल्यू आया, फिक्स वैल्यू है ना जी। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बाबू? डिफिनिट इंटीग्रेशन पड़ा। और इसमें सी वाला टर्म नहीं रहता है, गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? क्योंकि कट जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो कट जाता है। ठीक है, समझ में आया? सी मेरा क्या हुआ बाबू? कट गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? डिफिनिट यस पड़ा। सर समझ गए। चलिए अच्छी बात है, मिटाते हैं। तो लिखना है, इसको लिख लीजिए। तो हम लोग क्या इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम लोग सी ना लिखेंगे। अल्टीमेटली सी लिखोगे तो वो अल्टीमेटली कटिए जाएगा ना, इसीलिए हम लोग शुरू से गायब करते चलेंगे। बहुत आप लोग भुकाते हो जी, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे हम एक टर्म लिखते हैं बाबू। एक टर्म आता है एरिया फंक्शन। ठीक है ना, कुछ नहीं है, छोटा छोटा कंसेप्ट है, वो बताते चलेंगे। कपड़ा भी सूख जाता है, इतना गर्मी है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट लिखते हैं बाबू। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है? हेडिंग देंगे एरिया फंक्शन। ये क्या होता है सर? एरिया फंक्शन। देखो क्या होता है बाबू, कुछ नहीं है, ये वो लाइन आप लोग के किताब में दे दिया गया है। ठीक है ना, पढ़ना तो ऐसे नहीं है रहता, सीधे इसमें खाली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप लोग को मैथ हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो हमको कब तक सिलेबस खत्म हो जाता, 25 को खाली इंडिफिनिट का है। देखो बाबू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, कुछ नहीं है, खाली नाम देख के हमको डर लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं। देखो मान लो तो क्या है, मान लो तो मैंने क्या बाबू, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लो ये मेरा क्या, y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है ना, नहीं हो सकता है एफ ऑफ एक्स। अब इसमें हमको एक रीजन बाउंड कर देते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए है, और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है बाबू? बी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मान लेते हैं बाबू, यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम एक्स ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्स ले लेते हैं, तो अगर इसके बीच अगर आपको एरिया लिखना है बाबू, समझो ना क्या होता है, क्या आपको बता रहे हैं। तो इसका एरिया कितना आएगा? ये आएगा, यही होगा ना? ठीक है, ठीक है सर। तो अगर इसका इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? डिफिनिट इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या है? y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ स्मॉल एफ ऑफ एक्स ले लो। आप लोग ऑल पिस्तौल मत होना, शुरू में डिफिनेशन में स्मॉल लिया, यहाँ स्मॉल एफ ऑफ एक्स ले लो। ठीक है बाबू, तो हम इसको अगर इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना चाहते तो y बराबर एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट यहाँ, और इतना बीच का एरिया निकाल रहे, तो इतना बीच का एरिया निकालेंगे तो अपर लिमिट कहाँ जाएगा? x तक जाएगा। ठीक है, और इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा क्या दे देगा बाबू? जो ग्रीन कलर का है उसका क्या देगा? मेरा एरिया दे देगा। ठीक है सर। अब हमको ये बताओ, अगर हम x की वैल्यू चेंज करना चाहें
थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के यहाँ कर देते हैं, एक्स की वैल्यू बाबू बढ़ा के हम यहाँ कर देते हैं, ना कर सकते बताओ? ठीक है सर। तो एरिया अब आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले इतना एरिया था, दोबारा बार में कितना होगा आपका, इतना एरिया कवर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, ग्रीन कलर वाला इतना एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग म्यूट नहीं है रखोगे, कसम खाए हुए क्लास में, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू हमने चेंज किया बाबू तो इसका एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया सर। और बढ़ाइए, मान लो एक्स की वैल्यू आपने बढ़ाकर यहाँ रख दिया तो एरिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ करोगे बाबू तो एरिया इसका क्या होगा, मान लो यहाँ कर दोगे तो इतना ही स्ट्रिप में एरिया बढ़, तो एरिया क्या हो गया, घट गया। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू की एक्स की वैल्यू अगर हम जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं तो एरिया मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब एक्स की वैल्यू चेंज करने से एरिया अगर चेंज होता है तो उसी को हम लोग क्या नाम दे दिया गया बाबू, इसी को नाम दे दिया गया एरिया फंक्शन। इसी को क्या नाम दे दिया बाबू, एरिया फंक्शन। मतलब क्या, एरिया जब किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट हो जाए, कोई वेरिएबल पे अगर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे बाबू, एरिया फंक्शन। अरे फंक्शन क्या होता है आप लोग का तो बेसिक वे गोल है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेते हो, तो ये एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स का फंक्शन है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ना चेंज होगा। मान लो एक्स की वैल्यू 1 रखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 रखा तो फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो फंक्शन के साथ एरिया चेंज हो रहा है तो इसीलिए नाम क्या दे दिया बाबू, एरिया फंक्शन नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो यही इसी को क्या कहा गया बाबू, एरिया फंक्शन। कुछ नहीं किया गया, खाली आपको डराने के लिए एक टर्म डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है बाबू, एरिया फंक्शन है, ठीक है। अब इसी एरिया फंक्शन पे बाबू दो फंडामेंटल इंटीग्रल का थ्योरम दिया गया है, ठीक है ना। दो फंडामेंटल इंटीग्रल का थ्योरम दिया गया, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर। तो इसी एरिया पे बाबू बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड अपॉन या बेस्ड ऑन, समझ में आता भी है कि हम खाली सिर्फ खाली क्वेश्चन है बता दे, हम ना बताएं। यस सर, समझते हैं, बताइए ना। चलिए अच्छा यस बात। सर, अच्छा से समझ रहे हैं सर। बेस्ड ऑन दिस डिफिनीशन, कौन सा एरिया फंक्शन, बेस्ड ऑन दिस डिफिनीशन, बेस्ड ऑन दिस डिफिनीशन, ठीक है बाबा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस डिफिनीशन द टू बेसिक फंडामेंटल, the two basic fundamental theorem has been given। इसी डिफिनीशन के आधार पर बहुत दो फंडामेंटल थ्योरम दिया गया, हैज बीन गिवन। तो मेरा जो फर्स्ट का था, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, कितना टाइम बचेगा, सिलेबस नहीं खिंचाता। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, हाँ, दो थ्योरम दिया गया बाबू, कुछ नहीं कहा गया, ठीक है ना। खाली आपको डराने के लिए ये सब खतरनाक टर्म यूज कर देता, समझ जाओगे कुछ होना है। ये कैलकुलस है बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, इंटीग्रल कैलकुलस, खाली इंक खत्म हो रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, इसका लिटरेचर हम आपको लिखाएंगे, है ना, ठीक है। इसका लिटरेचर लिखाते हैं, पहले समझा देते हैं, ठीक है सर, समझाइए सर। देखो क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं। आप लोग पहले यहाँ लिखो, इसको हमको इरेज करना है, लिखो जल्दी से। लिख लिया तो अच्छी बात है, सभी लिख लिया ना। यस सर। चलिए नहीं सर। लिखे तो नहीं लिखे जो लिखे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब व्यवस्था तो है बाबू, इससे बढ़िया व्यवस्था कहाँ, घर पे बैठ के रहे पढ़िए। सर यहाँ अपर लोअर लिमिट डिफिनिट होना जरूरी नहीं है। अपर लोअर लिमिट डिफिनिट होना जरूरी नहीं है, वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा।
बाबू यहाँ पे जनरली आपका क्या रहेगा, कांस्टेंटे रहेगा, ठीक है ना, कांस्टेंटे रहेगा, तब ना उसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। वेरिएबल मान लो बाई मान लोगे तो बाई की तरफ में आ जाएगा ना तुम्हारा। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन सर, सोल्व करो ना तो क्लियर होगा। यहाँ पर वेरिएबल एक्स दे दिए थे। अरे बाबू वेरिएबल इसलिए लिए हमको एरिया फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल ये मेरे बाप वेरिएबल ये। सब जगह आप एक ही तरह के गीत मत गाओ, यहाँ एरिया फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिए हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। देखो बाबू क्या फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, ठीक है ना, कुछ नहीं कहता है, ये आपको खाली डरा डरा के रखा है मैथ वाला। मान लो ये मेरा क्या एरिया फंक्शन है, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको कोई आपत्ति होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी अपॉन डी एक्स एरिया फंक्शन को बाबू अगर एक बार अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो क्या होगा, इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, ए से बी, ए से एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन को हम लोग शुरू में बताएं कि इसको ए से एक्स नहीं लिख सकते हैं, है ना। और कोई फंक्शन क्या, अब वहां जाओ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में जाओ, ठीक है ना, वहां प्रॉपर्टी बताएं। कोई भी फंक्शन बाबू क्या ये इंडिफिनिट, ये क्या इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन को उसके बाद क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो उस केस में बाबू आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बताया ना, मान लो कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इंटू डी एक्स है, वही फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दो तो बाबू तो ये मेरा क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन में ये आपस में गायब होकर सिर्फ फंक्शन में मिल जाएगा, फंक्शन में मिल जाएगा। मतलब ये बाबू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स है वो आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सी नहीं आएगा, हम लोग कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये सब बता चुके हैं। मतलब क्या बाबू, कुछ नहीं है, ये हो गया फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस। एरिया फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दे तो ये क्या किया, एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे तो बाबू तो मेरा जो ओरिजिनल वा फंक्शन में वही मिल गया, एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट किया बाबू तो मेरा क्या हो गया, ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। तो इसी को नाम दे दिया डराने के लिए फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना, यही आपको डराने के लिए दे दिया बाबू, ठीक है बाबू। तो अगर इसको हम लिखना चाहें बाबू तो इसको एक लाइन कैसे लिख सकते हैं, लेट एक लाइन अगर इसमें लिखना चाहें बाबू तो कैसे लिखें, लेट एफ ऑफ बी, यही ना एफ ऑफ है बाबू, यही ना मेरा क्या एफ ऑफ है, ठीक है। लेट एफ ऑफ बी कंटिन्यूअस, लेट एफ ऑफ बी बाबू कंटिन्यूअस फंक्शन defined in the interval बाबू। let f of b a continuous function defined in the interval कहाँ, a से b में, हम लोग a से b में ले लेते हैं, है ना। तो a से b लोगे तो यहाँ पे a से b यहाँ पे पुट कर दो लिमिट, कि नहीं, डिफाइन इन द इंटरवल a to b। एरिया फंक्शन में a से x लिए, लेकिन हमको इसको आपको क्या डिफाइन करना, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग कहाँ करेंगे बाबू, a से b करेंगे, ठीक है ना। तो लेट एफ ऑफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन इन द इंटरवल a to b, ठीक है। सर ये लेक्चर सर दोबारा दीजिए सर। क्या बाबू, मतलब 2 घंटा कर दीजिए सर। डिफाइन इन द इंटरवल, डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल कर लेते कि नहीं बाबू, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। डिफाइन इन, अरे आप लोग पढ़ो ना, पहले जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो कवर नहीं कर सकते। क्लोज इंटरवल, दिमाग आप लोग इधर उधर खूब लगाते हो। क्लोज इंटरवल a to b, let f of b continuous function in the closed interval f of b and दिमाग खाली इधर उधर लगाते रहते, and ax be the area function, ax be the area function, ax भी क्या बाबू, ax मेरा क्या एरिया फंक्शन है, पहले ही बताया। देन क्या होगा बाबू, देन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन a डैश एक्स क्या होगा वो, डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन मेरा क्या देगा, f ऑफ एक्स देगा, स्मॉल कर दो, स्मॉल f ऑफ एक्स देगा। तो यही तुम्हारा कहता है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है ना, ठीक है। किसके लिए बाबू, एंटी डेरिवेटिव बनोगा ना सर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b, बाबू कैपिटल एफ ऑफ आएगा वो ना एंटी डेरिवेटिव होगा।
अरे कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा वो ना एंटी डेरिवेटिव होगा। लिखिए आप लोग, तो पहले ये लिखिए और उसके बाद इसका प्रूफ में इधर, इसके बाद इधर से लिखिएगा, है ना। तो दो थ्योरम बाबू, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कुछ नहीं है, जल्दी कीजिए आप लोग। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बताएंगे। लिखिए सर। लिख लिए तो अच्छी बात है, लिख, जो नहीं लिखा उसको लिखने दो। इससे अच्छा थोड़ी कुछ है बाबू, इतना अच्छा आपको कंसेप्ट दिखाया जाए। हम ऐसा थोड़ी बाबू, हम डायरेक्ट नहीं ऐसे शुरू कर सकते थे क्वेश्चन से, लेकिन आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी किसी को पढ़ाने की जरूरत आए तो पढ़ा सकते हो। तो थोड़ा ज्यादा नॉलेज रहेगा तभी ना पढ़ाओगे, नहीं तो हम इसका सीधे प्रॉपर्टीज लिखाते, क्वेश्चन कराते। 3 क्लास मेरा बच्चा ना, इतना में बाबू मेरा 3 क्लास बर्बाद होगा। नहीं सर, जितना पढ़ाए उतना तो पढ़ा सकते हैं किसी को। हाँ बाबू, तो हो गया, बस मास्टर बन गए। आगे सर पढ़ाइए, मिटाइए सर। चलिए, पहले आपको ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, गलती मत, यहाँ से ये शुरू मत करना, नहीं तो फिर रिवीजन करोगे तो ऑल बॉल पिस्तौल होते रहना। इधर से करोगे तो फिर आप लोग हो जाएगा कल्याण, पहले ये उसके बाद ये। रुकिए सर। मेरा कपड़ा भी आप लोग लिखो, कपड़ा भी ना लाते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो आराम से समझ में आ रहा है, जो रेगुलर नहीं बाबू एक आध 2 दिन कष्ट करो, यूट्यूब पे टोटल वीडियो अवेलेबल है, पहले वहां से देख लो, उसके बाद क्लास करो, मजा आएगा समझने में। अब ये मेरा क्या था, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बाबू, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लिखते हैं, वो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं दिया, खाली डरा दिया आपको, ठीक है ना, ये सब टर्म दे देकर डरा दिया। सेकंड हम लोग क्या देंगे बाबू, नेक्स्ट क्या देंगे, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पे एक लाइन ये बाबू, इसको एकदम बहुत जरूरी है, कसम खा लो एकदम, ये जो फंक्शन इसको अंडरलाइन कर लेना, इसका आगे हमको सिग्निफिकेंस आएगा, ठीक है ना, डिफाइंड इन, ठीक है ना, यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लो, इसका बहुत ही यूज होगा, ठीक है ना, आगे बताएंगे। इफ एफ ऑफ फंक्शन अगर देखो फंक्शन जो भी कंटिन्यूअस रहेगा तभी उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना, अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दे देगा बाबू तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा लेकिन गलत आ जाएगा, आंसर आपको आएगा एरिया। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, एरिया ही बताएगा, तो एरिया तो आएगा लेकिन गलत आ जाएगा, ठीक है ना, तो आप चेक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो भी फंक्शन है बाबू क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना, इसको एकदम अंडरलाइन कर लो, आगे मेरा इसका सिग्निफिकेंस आएगा, ठीक है ना, तो वहां पे आपको बोलेंगे कि जाइए पीछे, ठीक है ना, तो इसको अंडरलाइन कर लो कंटिन्यूअस फंक्शन को, ठीक है ना, कंटिन्यूअस होना जरूरी है, अगर डिसकंटिन्यूअस रहेगा बाबू तो आपको लिमिट फिर ब्रेक करना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा, कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, है ना, अभी तो आज आपका फर्स्ट क्लास है ना, ठीक है। देखो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कुछ नहीं कहता, ठीक है ना, ये आपको डरा दिया खाली, ठीक है ना, डरा दिया, कुछ नहीं कहता बाबू, कुछ नहीं है। सेकंड जो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन लिखा है ना, वही हम तुम्हारा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है। क्या है सर, जैसे मान लो कोई स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, इस फंक्शन का स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, मान लो इसका कुछ वैल्यू आएगा, उसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लिया बाबू, ठीक है, ठीक है, इसका लिमिट डाल दो तो ये क्या हो गया तुम्हारा, डिफिनिट हो गया, तो यहाँ पे लिमिट डाल दो, तो यहाँ पे लिमिट डाल दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, डिफिनिट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ बी आएगी माइनस एफ ऑफ ए आएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होगा, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन है ना बाबू, वही है तुम्हारा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। तो यही है, बस हो गया, और क्या, कुछ नहीं इसमें करना है। तो इसमें एक लिटरेचर लिख लो बाबू, लेट एफ ऑफ बी कंटिन्यूअस, लेट एफ ऑफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी क्या बाबू, लेट एफ ऑफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड
in the interval defined in the closed interval defined in the closed interval a to b and इसका कैपिटल एफ ऑफ है ना, तो कैपिटल एफ ऑफ में मेरा क्या होगा वो एंटी डेरिवेटिव होगा। अभी कोई स्टूडेंट बोला था, ठीक है ना, तो यहाँ जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है डेरिवेटिव है, और इसका ई क्या है एंटी डेरिवेटिव है, ये सब बताएं आपको, ठीक है ना, इंडेफिनिट में। एंड कैपिटल एफ ऑफ बी एंटी डेरिवेटिव। सर मेरे में रुक गया वीडियो। नेटवर्क आपका खराब होगा। कैपिटल एफ ऑफ बी एंटी डेरिवेटिव किसका बाबू? ऑफ स्मॉल एफ देन ये हो गया, बस कुछ नहीं करता। अगर कैपिटल एफ मेरा क्या है एंटी डेरिवेटिव आता, ठीक है ना, तो किसका इसका स्मॉल एफ ऑफ एंटी डेरिवेटिव क्या है कैपिटल एफ ऑफ कैपिटल एफ है ना बाबू, तो यही तुम्हारा क्या होता है सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस होता है। डराने के लिए ये सब लिख दिया, ठीक है ना, कुछ नहीं है। तो यहाँ भी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमको यूज पड़ेगा आगे डिफाइंड, ठीक है ना, कंटिन्यूअस। लेट एफ ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफाइंड तक कर लीजिए। इंक डालते हैं बाबू ब्लैक में। पर किस नाम मतलब एथी आएगा सर लेक्चर? क्या बाबू? पर किस क्या चीज आईडी है आपका? यूट्यूब चैनल बाबू सोलिसी, वहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ प्लेलिस्ट में कीजिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे 20-21 लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है ना, शुरू से अंतिम तक देखिए। सोल मतलब ओनली वन बाबू, इसी मतलब इंजीनियरिंग क्लासेस। जल्दी कीजिए आप लोग, लिखिए यहाँ। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक अब आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बाबू, है ना। आगे कीजिए सर, लिख लिए। सबको लिखने दो सबको। हो गया सर, लिखने दो। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो स्टूडेंट कंटिन्यूअस है तो उसको तो ठीक है, अच्छी बात है। जो कंटिन्यूअस नहीं हो यूट्यूब पे वीडियो देखो। अब देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करना कुछ नहीं बाबू, आपको अगर 25 लेक्चर सही से पढ़े हो ना तो आप कुछ नहीं है, उसी पे हम लोग 2-4 को पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे, है ना, ठीक है। तो जितना इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सोल्व करवाया है वो सारा का सारा मेरा डिफिनिट में वैलिड होगा, ठीक है ना। तो उतना 25 लेक्चर हो गया। तो अब जो क्लास होगा बाबू डिफिनिट इंटीग्रेशन का कितना क्लास होगा? 25 को पहले हुआ जो प्लस ये, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्लास लगभग मान लो 15 क्लास ये अगर जाता है तो कितना हो जाएगा? 40 क्लास हो जाएगा। बोले सर सुबह में कौन सा टॉपिक चल रहा है? सुबह में न्यूमेरिकल मेथड चल रहा है, आपका लास्ट जो चैप्टर है ना 5वां नंबर टॉपिक सिलेबस में वो चल रहा है। सर शुरू हुआ है सर, शुरू कब हुआ है सर? डिफरेंशियल इसमें चलेगा तुम्हारा, शुरू कब हुआ है सर वहाँ पे? आज हुआ शुरू। कुछ अब क्वेश्चन करते हैं बाबू, 2-4 को क्वेश्चन पहले करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसका प्रॉपर्टीज पे। कल प्रॉपर्टीज, आज पहले 6 बजे से चलता है सुबह का क्लास। बाबू पहले पढ़ लो ना, फिर लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं ना, जो पूछना पूछ लो ना, बीच में कहा वीडियो खराब करते हो। पढ़ लो ना तो पहले पढ़ लेते हैं ना। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? 1 + x² का होल क्यूब इंटू dx है। अब इसको कहेगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो ये मेरा कैसा है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, जो ऑलरेडी 25 लेक्चर तक आपको बता दिए। तो पहले आपको कैसे करना? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की तरह करना। इसी में आपको बाबू मान लो पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ 1 पुट कर दिया, तो ये आपको क्या हो गया? डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। तो इसको अगर आपको सोल्यूशन कहना कहे बाबू तो कुछ नहीं है। सोल्यूशन अगर करना है इसको पहले भूल जाओ, और इसको इंटीग्रेट करो, जो पहले बताएं 25 लेक्चर में। 1 + x² के होल क्यूब इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? a + b के होल स्क्वायर का क्यूब है, तो इसको a + b के होल क्यूब में तोड़ो ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा? a क्यूब होगा प्लस b क्यूब होगा बाबू। अरे इसका क्यूब करेंगे ना तो x² का क्यूब 6 नहीं जाएगा, प्लस
थ्री ए भी होगा तो 3 × 1 × 3a² भी होगा ना, 3a²। लो जी जहर खा के मर जा। प्लस कितना होगा बाबू, 3ab² होगा, 3 × 1 × x² का स्क्वायर होगा, है ना। और होल का क्या ब्रैकेट इंटू dx। कोई दिक्कत? नो सर। तो डिफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, जितना इंडिफिनेट में पढ़े हैं वो सारा तरीका यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है ना। और लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बाबू कुछ नहीं करना। 1 का इंटीग्रेशन आपको कितना इस तरह से सिंप्लीफाई होगा, नहीं सिंप्लीफाई होगा ना। एक लाइन और लिख लीजिए ना सर, लिखो 1 प्लस कितना हो जाएगा, x6 हो जाएगा, 3x² 3x4 प्लस हो गया इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानवे करते हैं, 1 का x सर, x के पावर 6 का x के पावर 7 सर, और प्लस 3 × x² का कितना होता है सर, x³ सर। 3x के पावर 5/5। अच्छा ठीक है बाबू, चुप रहिए ना, अच्छी बात है, चुप रहिए ना। सब यहाँ जानता है, जो भी 40 स्टूडेंट है सब यहाँ पंडित है। वैसे बोलिएगा तो सबको डिस्टर्ब होगा ना। 3 × x के पावर 4 का सर x के पावर 5/5 हो गया सर, ठीक है। इतना तो हम लोग जानते हैं सर। प्लस इच्छा है तो C2। तो इतना आप तक 25 लेक्चर में हम इतना बता चुके हैं, ठीक है ना। अब इसी में आपको क्या कहेगा, इसी में कहेगा यहाँ लिमिट पुट कर देगा 0 से 1, तो यहाँ भी लिमिट पुट कीजिए 0 से 1, तो यहाँ भी लिमिट पुट कीजिए 0 से 1, यहाँ भी लिमिट पुट कीजिए 0 से 1, और यहाँ भी लिमिट पुट कीजिए। तो यहाँ इंटीग्रेशन निकल गया ना, तो उसको बड़का ब्रैकेट में लिख देना 0 से 1, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में फिनिश। कुछ करना थोड़ी रहता बाबू। तो सी लो चाहे नहीं लो, अभी बताएं, सी लोगे तो भी कटिए जाएगा, नहीं लोगे तो ठीक है। तो अपर लिमिट करो, तो जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। तो जहां जहां x है वहां अपर लिमिट पुट करो। तो यहाँ x है तो 1 पुट किया, प्लस 1/7 प्लस 3 × 1/3 प्लस 3 × 1/5। अरे जहां जहां x है अपर लिमिट पुट करो ना मेरे बाप, तो 1 के पावर 7 से इतना ना होगा, माइनस जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट पुट करो ना, तो लोअर लिमिट में 0 है, तो जहां जहां x है वहां 0 रखो ना, तो ये भी 0, ई भी 0, ई भी 0, ई भी 0, तो एक एक को 0 देते हैं। अब ये सिंप्लीफाई कर लो, आंसर लूट लो। तो ये 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 1/7 बना लेंगे, 1 + 3/5। इसको सोल्व करो, 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करो आप लोग, ये भी नहीं आएगा आप लोग को सोल्व करने के लिए। इसको सोल्व करो बाबू, देख लेना कितना आता है, 96/35 करके कुछ, ठीक है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं। जल्दी कीजिए, लिखिए, जल्दी छापिए, को आप करवा देते हैं। हो गया सर। हाँ बाबू के पूछो जो डाउट है पूछो। तो आपको पता चला होगा हमने इंडिफिनिट में इतना क्यों मेहनत किया, 1 महीना 2 महीना इंडिफिनिट इसीलिए पढ़ा है कि आगे मेरा रास्ता आसान हो जाए। हो गया सर। चलिए अच्छी बात है, सभी का हो गया कि किसी का नहीं हुआ। नहीं होता जिसका बोलो कि सर अभी हम नहीं लिखे हैं, नहीं तो हम मिटाई रेज कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, कपड़ा सूख गया इसीलिए सही से साफ नहीं हो पा रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बट्टा कितना है बाबू, 1 + sin x इंटू dx, ठीक है सर। तो अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालो इंडिफिनिट तरीके से, है ना। और लास्ट में क्या करना बाबू, एक वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे आपको कह देगा 0 से π/4 कर देगा, ठीक है सर। तो पहले हम लोग क्या कहेंगे, इंडिफिनिट तरीके से सोल्व कर लेंगे, है ना। अब लास्ट में लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन हम बताने नहीं जा रहे हैं, जिसको इसका सॉल्यूशन चाहिए बाबू वो देख लेगा लेक्चर नंबर, ठीक है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ऐसे आप क्या करना, सोल इसी टाइप करना,
ठीक है बाबू, वहां पे थर्ड सेम प्लेलिस्ट में जाना, अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाना, थर्ड सेम अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाना बाबू। यूट्यूब की बात कर रहे हैं, सोल इसी टाइप करना, वहां पे देखना लेक्चर नंबर 9 होगा बाबू। टाइम इसका आसपास होगा 20 मिनट के आसपास होगा, ठीक है। सर आपको इतना कहाँ से याद रहता है? बाबू पढ़ा रहे, बहुत दिन से पढ़ा, ठीक है ना। जिसको जिसको दिक्कत है इसका सॉल्यूशन में देख लेना, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 20 मिनट के आसपास होगा, ठीक है ना। तो इसका जब बाबू आप लोग इंटीग्रेट करोगे इंडिफिनिट तरीके से, वहां पे बाबू आपको ये नहीं मिलेगा, ये ना मिलेगा, सिर्फ इतना मिलेगा, साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इतना का इंटीग्रेशन वहां पे किया हुआ डिकम्पोजिशन मेथड में, ठीक है ना। 4 मेथड है ना, तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट किया उसका सेकेंड वीडियो, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगा बाबू सेक एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ठीक है सर। और एगो प्लस क्या आता है, एक्स आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये इसको सोल्व कैसे सोल्व करेंगे सर, कंजुगेट करो नहीं, जिसको याद है तो सुनो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे कंजुगेट करना, फिर उसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। कंजुगेट करना, सोल्व करना, फिर आपका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। दिक्कत होगा तो फिर आप लोग देख लेना, बता दिए। तो सेक एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कितना है बाबू, एक्स है। अब इसी में क्या कहेगा, लिमिट कर देगा, तो 0 से π/4, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/4 पुट कर देंगे, है ना। तब क्या करो, अपर लिमिट पुट करो, जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर रखो, माइनस जहां जहां एक्स है वहां वहां लोअर रखो, आंसर लूटो, है ना। ठीक है सर, तो लूटिए, तो लूटेंगे आंसर बाबू। तो कितना हो जाएगा, सेक, अब एक्स यहाँ है ना, तो एक्स हमको यहाँ दिखा, तो π/4 हो गया, माइनस tan π/4 और प्लस π/4, इतना हो गया अपर लिमिट। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, ग्रीन कलर से लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा विजुलाइज हो, माइनस, फिर क्या दे देना, ब्रैकेट। देखना एक से ज्यादा टर्म रहेगा ना तो ब्रैकेट दे देना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 3 हुआ है ना, तो ब्रैकेट दे देना, यानी तो नहीं ब्रैकेट दोगे ना तो माइनस वाला आपको कंफ्यूज आ जाएगा, फिर प्लस आप नहीं कर पाओगे, तो ब्रैकेट दे देना। सेक 0 माइनस tan 0 और प्लस 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो सेक π/4 की वैल्यू आपको कितना होता है बताए, π/4 45 डिग्री, तो cos 45 बराबर कितना, 1/√2, तो cos को उल्टा सेक, तो 1/√2 का उल्टा √2 इसका आएगा, माइनस tan 45 बराबर 1 होता है, और प्लस कितना π/4, माइनस सेक 0 की वैल्यू बताइए आप लोग, अरे cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। tan 0 0 होता है, 0 है, तो सिर्फ 1 और आ जाएगा ना, ठीक है बाबा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आपका आ गया। अब इसमें कुछ ना करना, ज्यादा मना तो दशमलव तो कितना हो जाएगा, √2 - 2 और प्लस π/4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई अपना करो, दशमलव में देगा तो देगा अपना, √2 का 1.414, इसको वैल्यू पुट करो, नहीं तो ये तो नहीं, अपना आंसर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 का मान नहीं रखा है सर। अरे तो tan 45 कितना होता है, वो नहीं रखे ना, माइनस है तो यहाँ पे माइनस -10 पे, हाँ अरे सही है, ठीक है, सही है सर। ऑल वोल पिस्तौल होते हैं आप लोग बहुत जी, ठीक है, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, तो मेरा अब जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, तो जो भी अब लेक्चर होगा बाबू कितना होगा, 25 प्लस इंडिफिनिट का, और उसमें जोड़ते जाना, तो उतना लेक्चर मेरा डिफिनिट का तैयार होगा, ठीक है ना। तो डिफिनिट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इंडिफिनिट तरीके से सोल्व कर लोगे, लास्ट में लिमिट पुट कर दोगे, है ना। तो जितना क्वेश्चन करवाए उसमें अपना लिमिट पुट करके करते रहना। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे कौन, डिफिनिटे पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज बेस में। तो पहले 6-7 वो प्रॉपर्टी होता है डिफिनिट का, वो आपको प्रॉपर्टीज लिखाएंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करवाएंगे, जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन हुआ है ना उसको सोल्व कराएंगे। ये सब आप लोग अपना करना, ठीक है ना, जो इंडिफिनिट में है वो सब करना, अपना छोटा छोटा चटनिया वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं बाबू, कल हम लोग मिलते हैं एक नए जोश जुनून के साथ, है ना। कल हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।